हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शक्ति. लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू सीरीज नंबर 3. इससे पहले ऑलरेडी इस सीरीज़ के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस? ऑप्शन 1 इज गैदर द इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 2 क्वेश्चनर, ऑप्शन C is job description, and option 4 is job specification. So the answer for this particular question is question number option D, that is A, C and D. A, C and D, all three are related to job analysis. Now what is job analysis? Basically it is a process of analyzing a particular job, and after this process is completed, उसके बाद हमको क्या मिलता है? We get 2 categories of information. Now the first category is it is a document or the information which is related to the job. So after analyzing the job, we get 2 categories of information. First category is the information related to job, and the second category is the information related to the job holder. Now the information related to job is known as job description, and the information related to job holder is known as job specification. Question 2. गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस इज़ नोन एज. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अथॉरिटी देते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, डिसीजंस ले सके, तो उसको क्या बोला जाता है? नोन एज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. गिवन बिलो आर सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स in public utility services under ID Act 1947. ID Act is Industrial Dispute Act 1947. No person employed in a public utility service shall go on a strike. So यहाँ पर जितने भी options दिए हैं, ये जो provisions है ये related to public utility services है, ठीक है. और हमको बताना है इसमें से कौन सा correct है, right? Now first option is without इसमें क्या है कि कोई भी person पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अगर वो है एम्प्लॉयड तो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता अनलेस फर्स्ट उसने क्या करा है, विदाउट गिविंग टू एम्प्लॉयर अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 वीक्स. स्ट्राइक से पहले उसको एम्प्लॉयर को 6 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा, तब उसके बाद स्ट्राइक पे जा सकता है. क्या ये सही है? देन विद इन 45 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस. जब उसने नोटिस दे दिया है उस नोटिस के 45 दिन तक तो बिल्कुल ही स्ट्राइक पे नहीं जा सकता. क्या ये ऑप्शन सही है? देन सी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस. उस नोटिस में जो डेट लिखी है उससे पहले वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता. क्या ये पर्टिकुलर ऑप्शन सही है? एंड द लास्ट इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कॉन्सुलेशन ऑफिसर एंड 15 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो हियर द आंसर इज ए एंड सी. ए एन सी में क्या है कि विदाउट गिविंग एम्प्लॉयर अ नोटिस ऑफ 6 वीक्स वाला ये करेक्ट है, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सुलेशन ऑफिस प्रोसीडिंग, कॉन्सुलेशन ऑफिसर के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान आपका ऑब्वियसली जो केस है जिसके लिए आप स्ट्राइक कर रहे हो वो क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही है तो वो ऑलरेडी पेंडिंग है, उस पर बात चली रही है, तो आप उससे रिलेटेड स्ट्राइक नहीं कर सकते. स्ट्राइक आप इसलिए कर रहे हो ना ताकि आपकी बात सुनी जाए, तो जब बात सुनी ही जा रही है तो आप उससे रिलेटेड बाहर स्ट्राइक नहीं कर सकते. उस दौरान पेंडिंग रहेगा वो स्ट्राइक, एज वेल एज जब कंक्लूजन आ जाता है, दैट मीन्स कॉन्सुलेशन ऑफिसर का जो भी ऑर्डर या जो भी रिजल्ट आता है रेजोल्यूशन, उसके 15 दिन तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते. Question 4. As per the classification of trade union made by Robert Hoxie, the business unionism is also known as. Robert Hoxie ने ये चारों की चारों जो भी हम सामने ऑप्शन देख रहे हैं, चारों की चारों क्लासिफिकेशंस रॉबर्ट हॉक्सी ने ही दिए हुए हैं ऑफ ट्रेड यूनियन, कि किस टाइप की ट्रेड यूनियन होती हैं. अब ये पूछा जा रहा है कि बिजनेस यूनियनिज्म, इसका सेकेंड नेम क्या है, इसको और क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रेड एंड बटर यूनियनिज्म, ठीक है. और हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की क्योंकि बात हो रही है तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कौन से स्केड्यूल में मेंशन है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? मैच द फॉलोइंग. अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया है कि वी हैव द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन वी हैव रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज अनएम्प्लॉयमेंट. हमको बताना है कि कौन सा सही है. तो अगर मैं डायरेक्टली आंसर पे ही आऊँ, क्योंकि इसमें शायद ऑप्शन मैं लिखना भूल गई हूँ, तो अगर मैं ऑप्शन पे आंसर पे आऊँ तो उसका क्या होगा?
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? when people are in transition from one job to another or then they first enter the labor market. ठीक है, इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. देन बी का क्या हो जाएगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दैट वेरीज प्रिडिक्टेबली विद सीजन. देन सी का क्या हो जाएगा? associated. Cyclical unemployment क्या है? This unemployment is associated with the reduction in real output during the period of recession, and structural unemployment is in periods of economic change when the new job is being created have requirements different from the older job being lost. The provision related to subsistence allowance finds its place in which of the following legislation? सो सब्सिस्टेंस अलाउंस का जिक्र कौन से एक्ट में होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है. आई गेस ये सबसे इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट. नाउ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कौन से सेक्शन में ये दिया हुआ है और कौन से अमेंडमेंट में ये आया था? ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ. आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा. क्वेश्चन 7th. The scheme under Provident Fund Act 1952 enacted at different years arranged those schemes according to their years of enactment from the earliest to the latest. First option is Employees Pension Scheme. So Employees Pension Scheme कब आई थी? In the year 1995. Then Family Pension Scheme. Family Pension Scheme कब आई थी? In the year 1971. एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ये आई थी इन द ईयर 1976 एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम केम इन द ईयर 1952. सो एज पर द ईयर इन विच इट पर्टिकुलर स्कीम केम, अगर हम इसको ऑप्शन वाइज देखें तो इसका आंसर होगा सी, DBCA. तो पहले आएगा 1952, 1971, 1976 एंड 1995. Which of the following is left out while calculating natural rate of unemployment? जब हम अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं? तो आंसर हो जाएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. 9th क्वेश्चन. अलाउइंग पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग टू अनजस्टिफाइबली इन्फ्लुएंस करंट रेटिंग इज नोन एज. तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है. द एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिल ओवर रेट इफेक्ट. इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉय को रेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के तहत और उस प्रेजेंट रेटिंग को हमारा जो प्रेजेंट रेटिंग है वो उसी एम्प्लॉय की जो प्रीवियस या पास्ट रेटिंग थी उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है. लाइक वी आर थिंकिंग कि जो 6 मंथ्स पहले जो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ था उसमें इसकी रेटिंग इतनी आई थी, तो हम लोग उस हिसाब से अभी भी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? स्पिल ओवर इफेक्ट. क्वेश्चन 10th. अकॉर्डिंग टू whom multiculturalism and geographic dispersion are the two factors that differentiate between domestic and multinational corporations. So it is related to international business. ये जो क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर फर्स्ट, N.J. Adler. क्वेश्चन 11th. Who made the classification of industrial relation system? तो ये अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें ये है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये ऑप्शंस किसी इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के क्लासिफिकेशन के से रिलेटेड है. अब ये ऑप्शंस के तहत किसने ये पर्टिकुलर चीज़ दी है, ये मॉडल दिया है या ये थ्योरी दी है, ये पूछा गया है. तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट कॉक्स. तो रॉबर्ट कॉक्स हैज़ गिवन दिस. आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस क्योंकि ये MCQ सीरीज़ है तो मैं केवल आंसर एंड क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रही हूँ. इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं उस पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी कुछ शॉर्टर वीडियोज़ लेके आऊँ. क्वेश्चन 12th. Which of the following statement is correct to define a child as per the provisions of the Child, Adolescents, Labor Prohibition and Regulation Act 1986? तो as per this particular act child की definition पूछी गई है. child की correct definition पूछी गई है. A person who has not completed his 14th year of age. A person who has completed such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education 2009. A person who has not completed his 14th year of age
or such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education 2009, whichever is more. And fourth option is a person who has not completed his 14 year of age or such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, whichever is less. So here the answer is C. Question 13. Who among the following is associated with the idea that human personality progresses along a continuum from immaturity as an infant to maturity as an adult? तो immaturity majority theory या model है, ये किसने दिया है? The answer is Crick Egris. Given below are some of incentive schemes. Which of the following or which of find out the schemes which are covered under the category earning very less proportionately than output. तो इंसेंटिव प्लान्स जो होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे सिलेबस में. अगर मैं कॉम्पनसेशन, तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ फ्रॉम द कॉम्पनसेशन टॉपिक. तो वो अभी तक मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल भी अपलोड नहीं करा है. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दीज टॉपिक्स ऑल्सो, बट अभी मैं IR पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, एज इन एक्स वगैरह पे, इसलिए ये सब चीज़ें अभी मैं नहीं लेके आई हूँ. बट इन फ्यूचर विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक एज वेल. सो एज पर दिस क्वेश्चन द आंसर वुड बी C. A, C and E. A, C and D. इमर्सन एफिशिएंसी प्लान इसके तहत नहीं आता. So question 15, transactional analysis is associated with. So transactional analysis एक psychoanalytical theory है, interpersonal behavior and interpersonal communication से related, जो help करती है it helps in understanding the people and in developing the relationships. तो ये किससे related है as per the options given? Option 2. एक second. एंड हाँ, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ये दी किसने है? एरिक बर्न इन 1950s. Question 16th. Based on the statement given below, choose the correct option. Man is believed to have an instinctive urge by which he strives to remove the suffering of others and promote their well-being. This concept is imbibed in which theory of labor welfare? तो this question is from the labor welfare theories. अगर हम इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन पे जाएं तो इसका आंसर होगा philanthropic theory. A leader who guides, motivates their followers in the direction of established goals by clarifying the role and task requirement is. तो इनमें से कौन सा लीडर ये सब करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शनल लीडर. Question 18. Which among the factors? Question 18. Which among the factors mentioned below are the hidden cost of accident? So इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इज D. A, B and D. Legal issues, loss of morale, ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ रिप्लेस वर्कर. दीज आर द हिडन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट. अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस पर दो तरीके की कॉस्ट होती है. एक कॉस्ट जो आपको दिख रही है, राइट, कि एक्सीडेंट हुआ है, एम्प्लॉय को चोट आई है, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, वर्क हैम्पर होगा, राइट. उसके अलावा जो हिडन कॉस्ट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड इनमें से कौन सी है, यही पूछा गया है. क्वेश्चन 19. यहाँ पर मैच द फॉलोइंग्स है, दैट मीन्स लेजिस्लेशंस दिए हुए हैं लिस्ट ए में, उससे रिलेटेड प्रोविजंस है लिस्ट बी में या लिस्ट 2 में, हमको मैच करना है, सिंपल. सो अगर मैं बात करूँ आंसर की, मतलब लेजिस्लेशन की, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में कौन कौन सा प्रोविजन दिया हुआ है. सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की, तो इससे एक प्रोविजन जो बहुत सामने से निकल के आ रहा है हम सामने, collection of forms for political participation. We have two kinds of funds which are created under Trade Union Act. First is journal fund and the second is political fund. Political fund is optional. Journal fund is आपको compulsorily देना पड़ेगा उसमें अपना subscription. तो आप मतलब लाइक कलेक्शन ऑफ फंड वगैरह जो है वो वहाँ पर है. देन कोड ऑफ डिसिप्लिन. कोड ऑफ डिसिप्लिन में कौन सा प्रोविजन आता है? इज इट रिट्रेंच्ड एंड प्रोटेक्टेड वर्कमैन? Is it recognition of trade union or disciplinary action for misconduct? So आंसर हो जाएगा 3.
रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर मैं ऑप्शन से बात करूं तो ए का 2, बी का 3 मुझे केवल 2 में ही दिख रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या हो जाएगा? रिट्रेंच एंड प्रोटेक्टेड वर्कमैन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, और डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट इज गिवन अंडर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। देन आज की स्लाइड का या आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 who among the following officers are to be appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट EPF एक्ट के तहत इनमें से कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है? सो कौन कौन से हैं? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर दिया है, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तो होगा ही क्योंकि सेंट्रल है। देन चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, इंश्योरेंस कमिश्नर, फाइनेंशियल एडवाइजर। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आई गेस इंश्योरेंस कमिश्नर नहीं होगा, A, B and D. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई होप आपको ये MCQ सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।